नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुधा इंस्पायर्ड। दोस्तों, आज एक ऐसी बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर लेकर के आया हूं जिसने पूरे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा करके रख दी है, जिसने मोदी शाह के माथे पर पसीने की बूंदें ला करके रख दी है। 2 दिन पहले ही हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा बेचैन नजर आ रही है और अब ये बेचैनी और भी बढ़ गई है, क्योंकि दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब खुले तौर पर एक बहुत बड़ा दावा ठोक दिया गया है। और ये दावा ये है कि नीतीश कुमार को अब सीधे सीधे देश का उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम बनाया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को असल में बिहार से दिल्ली लाया ही इसलिए गया था कि उन्हें धीरे धीरे करके राजनीतिक वनवास की तरफ धकेल दिया जाएगा, उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाएगा और उनकी पार्टी को धीरे धीरे बीजेपी में मिला लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो जनता दल यूनाइटेड पहले से ही एक तरह से बीजेपी के कब्जे में आ चुकी है और ये बात हम सब जानते हैं। और बचा खुचा जो बिहार वाला हिस्सा है उसे भी सत्ता में वापसी के बाद पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाता, लेकिन बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ने डिप्टी पीएम पद की खुली मांग कर दी है और उल्टा अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें शुरू कर दी है। इन 3 बहुत बड़े झटकों ने बीजेपी को एकदम बैकफुट पर ला करके रख दिया है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि अब तक तो ये मांग सिर्फ जेडीयू की तरफ से ही की जा रही थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी नेता मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद छोड़ करके सीधे राज्यसभा जाने के लिए तो कभी भी तैयार नहीं होगा, या फिर सिर्फ केंद्र में एक साधारण मंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो भले ही प्रधानमंत्री के बाद हम कहते हैं कि गृह मंत्रालय सबसे बड़ा पद है, ये मैं भी आपको बताते हुए कह सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी एक अलग साख होती है, अपनी एक अलग हैसियत होती है, जो किसी भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से कहीं बड़ी होती है। ये राजनीतिक ताकत बहुत मायने रखती है। अब उस पद को छोड़ करके कोई भला ये क्यों सोचेगा कि वो दिल्ली जाएगा और वहाँ जाकर के किसी राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा या फिर एक साधारण कैबिनेट मंत्री बन करके रह जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से जो बीजेपी ने शर्त रखी थी, वो शर्त भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चाल थी। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि जेडीयू को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जब आप इस पर गौर से सोचेंगे तो पाएंगे कि ये शर्त भी असल में एक बहुत बड़ा जाल था। अगर नीतीश कुमार इस पर विश्वास कर लेते हैं तो वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो ये तो होना ही था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि जेडीयू के साथ अब आरजेडी का भी साथ मिल गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अप्रत्याशित घटना है। जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ अब लालू यादव की आरजेडी ने भी यही डिमांड की है कि नीतीश कुमार को सम्मानित किया जाए, उन्हें उनका उचित हक दिया जाए और नीतीश कुमार के लिए देश का उप प्रधानमंत्री पद तैयार किया जाए और उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। जेडीयू के साथ साथ आरजेडी की इस अनोखी डिमांड के आते ही पूरी बीजेपी बुरी तरह से बेचैन हो गई है। उनके नेताओं की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार आखिरी वक्त में एक बार फिर से अपना पाला बदल लें। और ये डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने का पुराना इतिहास सबको पता है। दोस्तों, वैसे तो ये पूरी डिमांड उसी समय की है जब कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की बात लगातार चल रही थी और लगातार ये चर्चा आम हो गई थी कि नीतीश कुमार को या तो उप प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर उन्हें गृह मंत्रालय जैसा बड़ा पद दिया जाए। अब गृह मंत्रालय की बात करें तो ये तो कभी भी नीतीश कुमार को नहीं मिल सकता, क्योंकि अमित शाह की जगह पर उन्हें बिठाना ये मोदी जी शायद ही कभी चाहेंगे। अमित शाह मोदी जी के सबसे करीबी हैं और गृह मंत्रालय उनके पास ही रहेगा, तो गृह मंत्रालय तो नहीं मिलेगा, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद देने पर विचार तो किया ही जा सकता है। क्योंकि वर्तमान स्थिति देखिए दोस्तों, फिलहाल टीएमसी के लगभग 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के गुट के 6 सांसदों का पूरा पेंच बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। ये मामला अभी भी सुलझा नहीं है और इसी बीच अगर बीजेपी तेवर तेवरिया चढ़ा करके जेडीयू को हड़काने की कोशिश करती है तो सीधा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। तो ऐसी नाजुक स्थिति में क्या किया जाए? बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी कुछ सांसद हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ राज्यसभा वाले सांसद हैं और लोकसभा में उनसे कोई काम नहीं आ रहा है, वो किसी काम के नहीं है। तो बीजेपी को डीएमके से भी बड़ी उम्मीद थी कि अगर उनके 22 सांसद साथ आ जाएं
तो सारा गणित बदल जाएगा और फिर टीडीपी को भी थोड़ा साइडलाइन कर देंगे। लेकिन ना ही डीएम के साथ आई और ना ही बाकी सांसदों पर कोई ठोस फैसला हो पाया। कभी भी बात अटक सकती है और ये डर बीजेपी को अंदर से खा रहा है। ऐसा ना हो कि उनकी सरकार पर ग्रहण लग जाए और पूरी हालत खराब हो जाए। इसी को लेकर के लगातार बंद कमरों में बैठ के चल रही है, मंथन हो रहा है। दोस्तों अब देखिए कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है और आरजेडी और जेडीयू दोनों ने इसकी खुली मांग कर दी है। आमतौर पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि विपक्षी पार्टियों ने नेता किसी सत्ता पक्ष के नेता के लिए इस तरह की डिमांड करते हुए नजर आए। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है, लेकिन इस बार ये हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये बहुत बड़ी और अभूतपूर्व मांग है। खबरों की माने तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं। हाल के दिनों में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि केंद्र सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का एक बड़ा विस्तार कर सकती है और इसी संभावित फेरबदल में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ना ही किसी संभावित मंत्री के नाम की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस विषय पर लगातार जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही है। इस पूरे मामले पर जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस पूरी चर्चा को और भी हवा दे दी है। दरअसल जेडीयू का हर एक विधायक अपने नेता नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब जेडीयू के विधायकों से ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और यहाँ बिहार में बीजेपी अपने कोटे से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो क्या आप इसके लिए राजी हैं, तो इन विधायकों ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए। इस पर बड़ी बगावत भी हुई थी और फिर उनसे दूसरा सवाल भी पूछा गया था कि अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या ये मंजूर है। तो इस पर विधायक और भी ज़्यादा भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के कोटे में जाना ही नहीं चाहिए और अगर मान लीजिए चला भी जाता है तो कम से कम सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। यानी सम्राट चौधरी को लेकर तो जेडीयू के विधायकों से पहले से ही बहुत बड़ी नाराजगी रही है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये बात दिखाया था कि कुछ बीजेपी के अपने कद्दावर नेता, जिनमें विजय कुमार सिन्हा हैं और दिलीप जायसवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, ये लोग भी बहुत नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ये लोग खाँटी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। ये उस वक्त से पार्टी के साथ हैं जब से नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनने का सपना कोई पाले बैठा था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका नंबर आएगा। लेकिन सम्राट चौधरी, जो असल में आरजेडी से आकर के बीजेपी में शामिल हुए, तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो इसको लेकर के बहुत बड़ी नाराज़गी बीजेपी के अपने खेमे में भी है। अब देखिए पंकज मिश्रा ने और क्या क्या कहा है। उन्होंने बड़ी दमदार बात कही कि नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव जो जेडीयू के विधायकों के मुताबिक बेहद व्यापक है और वो पहले भी केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्रालय जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी बहुत सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। ये उनकी काबिलियत को साबित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने लगातार लगभग 20 साल तक नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जो उनके जनाधार और उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि पिछला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया था। अब वो चुनाव कैसे जीता गया, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक पुरानी बात हो गई है। फिलहाल जीता कैसे गया है ये सबको अच्छी तरह पता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा गया था। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि खबरों में यही निकल करके आ रहा था कि नीतीश कुमार के सामने ये ऑफर रखा गया था कि आप चुपचाप दिल्ली चले जाइए, और इस ऑफर के साथ ही एक तरह की धमकी भी थी, या इसे स्पष्ट बातें कहें, जो भी नाम दे दीजिए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कट थी कि जैसा उनका जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर बन चुका है, यानी बीजेपी के कब्जे में है, वैसे ही हाल बिहार के अंदर भी हो जाएगा। जेडीयू बिहार के राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको पता है क्या हाल है। वहाँ संजय झा, जो अमित शाह के आदमी हैं, वो नीतीश कुमार से ज़्यादा अमित शाह की सुनते हैं और उसी हिसाब से फैसले ले लेते हैं। इसी तरह राजीव रंजन सिंह
उर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं, वो भी नीतीश कुमार से ज़्यादा मोदी और शाह की सुनते हैं। तो वहाँ तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन बिहार के अंदर आज भी जेडीयू की असली कमान नीतीश कुमार के अपने हाथ में ही है, ये बात कोई नहीं बदल सकता है। हालांकि ये सच है कि बिहार में भी कुछ जेडीयू के विधायक ऐसे हैं जो आज भी बीजेपी के प्रति एक तरह का झुकाव रखते हैं, लेकिन उनकी तादाद कुल मिलाकर के 10-15 से ज़्यादा नहीं है। बाकी जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी के साथ बिल्कुल भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता में रहा जाए। तो नाराजगी अपने चरम पर है। अब देखिए, पंकज मिश्रा ने आगे ये भी कहा है कि समाजवादी विचारधारा के जितने भी नेता हैं उनमें आज भी नीतीश कुमार एक बहुत प्रमुख और अनुभवी चेहरा हैं। उनके अनुसार अगर केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बनाए जाने पर विचार हो रहा है तो उन्हें एक साधारण मंत्री नहीं बल्कि सीधे उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया है कि अगर वाकई ऐसा होता है तो बिहार के करोड़ों मतदाताओं में खुशी की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ जाएगी। पूरे बिहार में उत्सव मनाया जाएगा और राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक मजबूती प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब यहाँ असली सवाल ये है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को असल में कमज़ोर करना था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करना था, जिसे आगे जाकर के उसकी पूरी पार्टी का बीजेपी में विलय करा लेना था, क्या उसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया जाएगा कि वो सीधे उप प्रधानमंत्री पद पर पहुँच जाए और उसके बाद वो अपने हिसाब से बड़े फैसले ले? जिसे राजनीतिक अवसान की तरफ भेजना था, जिसे राजनीति से ख़त्म करना था, क्या उसकी वापसी कराई जाएगी? क्या उसका पुनरुत्थान कराया जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल है। लेकिन अब बीजेपी के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। ये पूरा खेल आंकड़ों का है, ये पूरा खेल संख्या बल का है और यहीं पर बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। दोस्तों, शुरुआती तौर पर जब कुछ विपक्षी सांसद बागी हुए थे तो बीजेपी की बाँछें खिल गई थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में उनका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा और नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू जो बार बार अपनी मांगें रखते रहते थे उन पर वो रोक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बागी सांसदों की योग्यता वाला पूरा मामला अभी भी अटका हुआ है और जिस तरह से इसे कानूनी चुनौती दी जा रही है वो देखने लायक है, क्योंकि अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया है और लोकसभा अध्यक्ष कोई भी फैसला ले ले तो ये बात तो पक्की है कि वो उन्हें योग्य ही घोषित करेंगे। वो योग्यता वाला फैसला तो ले ही नहीं सकते, ये क्लियर कट है। लोकसभा स्पीकर से इस बात की उम्मीद ही मत रखिए, ये आप लिख करके ले लीजिए। लेकिन असली दिक्कत ये है कि अगर वो योग्य घोषित भी कर देते हैं तो अदालत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, कोई भी वहाँ जा सकता है और वहाँ से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सावधानी बरत रही है। वो किसी भी तरह का कड़ा तेवर दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन साथ ही टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी इस पूरी स्थिति को अच्छी तरह से भांप गए हैं और जेडीयू के नीतीश कुमार भी इसे समझ चुके हैं। दोनों जान गए हैं कि आने वाले वक्त में अगर उन्होंने अभी से कोई भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब वो पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही अलग रंग दिख रही है। एक तरफ जो पार्टी अभी तक हर मोर्चों पर जीत रही थी, अजय दिखाई दे रही थी, वो अब खुद अपने ही सहयोगियों के दबाव में आ गई है और दूसरी तरफ जो नेता अभी अपनी राजनीति के अंत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, लग रहा था, वही आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में आकर के खड़ा हो गया है। ये राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है और शायद यही राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब कौन शीर्ष पर पहुँच जाए और कब कौन नीचे आ जाए, ये सब कुछ पल भर में बदल सकता है। नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के लिए एक बोझ की तरह दिखाई देते थे, आज वही उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत बन गए हैं और आरजेडी और बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी वो भी आज नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और अनोखा राजनीतिक घटनाक्रम है जिसका विश्लेषण आने वाले वक्त में इतिहास की किताबों में ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी उनकी ये बड़ी मांग मान लेगी या फिर बीजेपी कोई नया तरीका निकालेगी? इस पूरी स्थिति से निपटने का क्या वो नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोई नई साजिश रचेगी? और अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो क्या वो अपने शर्तों पर काम कर पाएंगे? क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे?
क्या, या फिर धीरे धीरे उन्हें भी बीजेपी अपने कब्जे में ले लेगी? ये सारे सवाल इस समय आग की तरह पूरी राजनीतिक गलियारों में सुलग रहे हैं और इनके जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात तो एकदम साफ है कि गठबंधन की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अब हर एक सहयोगी पार्टी अपनी असली कीमत वसूलना चाहती है। अब कोई भी पार्टी सिर्फ बीजेपी की छाया में नहीं रहना चाहती, हर कोई अपनी अलग पहचान, अपनी अलग हैसियत, अपना अलग रुतबा बनाना चाहता है और ये बदलाव इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि जब हर पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ेगी तो सत्ता पक्ष को भी अपने कदम फूंक फूंक करके रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि ये उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और उनकी सेवाओं के लिए एक उचित सम्मान होगा? क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भी मानते हैं कि ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में देश की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल करके रख देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कि आपको क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पूरी सच्चाई हर एक भारतीय तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बड़ी और गहरी राजनीतिक खबरें आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।